हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आने वाले टेट एग्जाम, सुपर टेट एग्जाम, सी टेट एग्जाम और जो अन्य एग्जाम हैं जिनमें साइकोलॉजी पूछी जाती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। अब तक जितने एग्जाम हुए हैं हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन अधिगम असमर्थता से पूछा गया है, अधिगम अक्षमता से पूछा गया है। अगर मैं इसमें बात करूं कि अगर किसी भी एग्जाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक को अगर हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस टॉपिक में हम क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं तो ये गलती हमारी है। हमें इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, इस लेवल से पढ़ना है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए और हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। दूसरी बात, अगर मैं इस टॉपिक को देखूं तो आने वाले एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो पठन संबंधी विकार से पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें 90% क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो पठन संबंधी विकार से पूछे गए हैं। और पठन संबंधी जो विकार होता है वो अपना 3 तरीके का होता है: डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया। इसी प्रकार से लेखन संबंधी विकार है, ये भी 3 प्रकार का होता है: डिस्ग्राफिया, अग्रेफिया और डिस्फेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया या अप्रैक्सिया। तीसरी बात, ये जो अधिगम असमर्थता ये 4 प्रकार की है। इनमें तीसरा प्रकार है अपना गणितीय विकृति। और गणितीय विकृति ये भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? लेक्सिकल कैलकुलिया, ग्राफिकल कैलकुलिया, वर्बल कैलकुलिया। चौथी अगर हम बात करें अधिगम अक्षमता कौन सी है, तो चौथी है भाषा संबंधी, संचार संबंधी या बोलने संबंधी अक्षमता या असमर्थता। ये 2 प्रकार की होती है, डिस्फेजिया और अफेजिया। इनको एक एक को हमें पढ़ना है। और इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अब तक के एग्जामों में ऊपर ऊपर से पूछे गए थे, लेकिन आज की डेट में क्वेश्चन अंदर से पूछे जा रहे हैं। हमको इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है कि आने वाले एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए। अगर आपको लगता है जो टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए या आगे पूछे जाने की संभावना है और उस टॉपिक को अगर हम ठीक से पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो ये कमी हमारी है, गलती हमारी है। आइए, इसमें हमें किसी भी कमी को छोड़ना नहीं है, एक तरफ से पढ़ना है। बड़ा आसान टॉपिक है, बड़ा आसान तरीके से, आसान वे में मैं आपको समझा रहा हूं। अगर पठन विकृति पूछी जाए तो ये इतना सब कुछ रखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पठन से संबंधित कोई भी विकृति हो, पढ़ने में दिक्कत होती है या अजमेर को अमजेर पढ़ता है, लकड़ी को लड़की पढ़ता है, सा को जो सा है उसको वाज पढ़ता है, तो ये सब पढ़ने की जितनी भी विकृति होंगी वो पठन विकृति में आएंगी। कौन कौन सी क्या होगी उसकी बात में कर रहा हूं अभी। अब देखो, इसे आपको आसान तरीके से एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। पठन विकृति अगर पूछी जाए तो एक शब्द लिखा होगा लेक्सिया। पठन विकृति में एक शब्द लिखा होगा लेक्सिया, चाहे वो डिसलेक्सिया हो, चाहे वो एलेक्सिया हो, चाहे वो हाइपरलेक्सिया हो। अगर लेखन विकृति है तो इसमें आपको ग्राफिया ध्यान रखना है और दूसरा आपको प्रैक्सिया ध्यान रखना है। जैसे डिस्ग्राफिया, अग्रेफिया, डिस्प्रैक्सिया, अप्रैक्सिया। इसी प्रकार से गणितीय संबंधी अगर कोई विकार है तो आपको एक शब्द ध्यान रखना है कैलकुलिया, लेक्सिकल कैलकुलिया, ग्राफिकल कैलकुलिया, वर्बल कैलकुलिया। तीसरी बात करूं तो भाषा या संचार संबंधी या बोलने संबंधी जो विकार होता है उसमें एक शब्द आपको ध्यान रखना है फैजिया। बड़ा आसान सा है। पठन में आपको ध्यान रखना है लेक्सिया, लेखन में आपको ध्यान रखना है प्रैक्सिया या फिर ग्राफिया, गणितीय में आपको ध्यान रखना है कैलकुलिया, कैलकुलेशन से संबंधित, भाषा में आपको ध्यान रखना है फैजिया। अब देखो, 90% क्वेश्चन जो हमारे पूछे गए वो पहले वाले टॉपिक से अब तक पूछे गए हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन यहाँ से जहां जहां से पूछे गए हैं उनकी बात मैं अभी करूंगा। अब देखो, इसकी मैं स्टार्टिंग करता हूं और स्टार्टिंग में अगर मैं देखूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये अधिगम अक्षमता जिसको हम पढ़ रहे हैं, अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता, ये जो शब्द है ये शब्द किसने दिया?
अधिगम अक्षमता पे बहुत से लोगों ने काम किया, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने काम किया, लेकिन ये अधिगम अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द है, ये शब्द किसने दिया है? तो ये शब्द आपको दिया है सैमुअल क्रिक ने। सैमुअल क्रिक, ये सैमुअल क्रिक ने ये शब्द दिया, और ये शब्द कब दिया था? 1963 में। अब देखो, ये क्वेश्चन ज्यादा बार नहीं पूछा गया, एक बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, इसीलिए ये क्या है? इंपोर्टेंट है। पहला आपको ध्यान रखना है, अधिगम अक्षमता शब्द किसने दिया? तो आंसर आप क्या देंगे? सैमुअल क्रिक ने। अच्छा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या? देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, अधिगम अक्षमता जो होती है, इस अधिगम अक्षमता का आईक्यू लेवल क्या होता है? अधिगम अक्षमता का आईक्यू, अगर आईक्यू पूछा जाए तो आईक्यू आप क्या बताओगे? सामान्य से कम, सामान्य, या सामान्य से अधिक। तो आंसर आपको यहां ध्यान रखना है कि अधिगम अक्षमता का जो आईक्यू लेवल होता है, ये आपको सामान्य से अधिक बताना है, सामान्य से अधिक। आईक्यू लेवल कितना होगा? सामान्य से अधिक। किसका? लर्निंग डिसेबिलिटी का। अच्छा, कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी में शामिल नहीं की जाती हैं? उनकी अगर हम बात करें, जैसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जो बातें कौन कौन सी हैं जो हमारी अधिगम अक्षमता के अंतर्गत नहीं आती हैं, देखने में हमें ऐसा लगता है कि अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आती होंगी। उनमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो बीसी, बैकवर्ड चाइल्ड, एमआर, मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड, बोले तो मंद बुद्धि। बीसी का मतलब पिछड़े बालक, बैकवर्ड चाइल्ड, एमआर का मतलब मेंटली रिटायर्ड यानी मंद बुद्धि बच्चे। इसके अलावा बहरे बालक, बहरे बालक या बहरे बच्चे। दूसरी नेत्रहीन बालक, बहरे बच्चे। फिर एक बार देख लो, बीसी, एमआर, बहरे, नेत्रहीन और मूक बधिर बालक, और मूक बधिर बालक। ये जो बालक हैं, ये बालक आपके अधिगम अक्षमताओं में या लर्निंग डिसेबिलिटी में इनको शामिल नहीं किया जाता है, इतना इसको ध्यान रखना। इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी एलडीसी में शामिल नहीं किया जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड एलडीसी में शामिल नहीं किया जाता है, एलडीसी में शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान देना है। एक शब्द ये पूछा गया कि अधिगम अक्षमता शब्द किसने दिया, एक बार फिर से देख लो तो क्या बताएंगे? सैमुअल क्रिक 1963। दूसरा, इनका आईक्यू लेवल कितना होता है? तो सामान्य से अधिक बताना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी ऐसे बालक जो बहरे हो, मेंटली रिटायर्ड मंदबुद्धि हो, पिछड़े हो, नेत्रहीन हो, मूक बधिर हो, ऐसे बालकों को एलडीसी में शामिल लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड यानी कि अधिगम अक्षमता, ऐसे बालकों को इनमें शामिल नहीं करते हैं। फिर इनमें शामिल करते किसको हैं? इसकी परिभाषा क्या है, कहां से निकल के आई, इसको देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं अधिगम अक्षमता क्या होती है, अधिगम अक्षमता क्या होती है, तो अधिगम अक्षमता की बात करें तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की बात करूं, तो इसकी परिभाषा 1994 में 1994 में अमेरिका की 1994 में अमेरिका की संयुक्त समिति ने एक परिभाषा दी। संयुक्त समिति ने एक परिभाषा दी, और वो परिभाषा क्या दी? समिति ने जो परिभाषा दी है, वो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं कि लर्निंग डिसेबल्ड बालक होते हैं जिनको सीखने में कठिनाई होती है, सीखने में दिक्कत होती है, उन्हें जो लर्निंग डिसेबिलिटी में हम किसको शामिल करेंगे। अगर मैं इसमें देखूं ये परिभाषा क्या दी है, तो परिभाषा इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उत्पन्न केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उत्पन्न ऐसे रोगों का, ऐसे विषम
ऐसे विषम जातीय रोगों का समूह जिसमें किस किस को शामिल किया जाएगा, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उत्पन्न विकार से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उत्पन्न विकार से ऐसे विषम जातीय रोगों का समूह जिसमें किस किस को हम शामिल करेंगे, जिसमें लिखने पढ़ने तार्किक भाषा, गणितीय विकृति संबंधी विकार हो, गणितीय और बोलने संबंधी विकार हो, यानी कि ऐसे विकार जिसमें लिखने संबंधी हो, पढ़ने संबंधी हो, तार्किक भाषा का हो, गणितीय और बोलने संबंधी विकार हो, उसको हम क्या कहेंगे, अधिगम अक्षमता कहेंगे। यह परिभाषा 1994 में अमेरिका की संयुक्त समिति ने दी है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उत्पन्न ऐसे विषम जातीय रोगों का समूह जिसमें लिखने पढ़ने तार्किक भाषा और बोलने संबंधी विकार हो, क्या कहलाती है, अधिगम अक्षमता कहलाती है। अगर मैं अधिगम अक्षमता के प्रकार की बात करूं तो प्रकार कितने बताओगे, 4 प्रकार। और ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें पठन संबंधी विकार शामिल है, लेखन संबंधी विकार शामिल है, गणितीय संबंधी विकार शामिल है, और चौथा अगर हम देखें तो संचार भाषा या बोलने संबंधी विकार शामिल है। एक एक को देखते हैं। देखिए, चलो इसको हमने अभी देखा। ये अधिगम अक्षमताएं कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की हैं। 4 प्रकार कौन कौन से, पठन, लेखन, गणितीय, भाषा या बोलने संबंधी विकार। अब देखो, ये जो अभी मैं बात कर रहा था, अधिगम अक्षमताएं जो हैं ये होती क्यों है, परिभाषा हमने देख ली। सबसे पहली बात, इस शब्द का प्रयोग सैमुअल क्रिक 1963। दूसरी बात, परिभाषा अमेरिका की संयुक्त समिति ने 1994 में क्या कहा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उत्पन्न रोगों का विकारों का ऐसा विषम जातीय समूह जिसमें लिखने पढ़ने बोलने तथा गणितीय संबंधी विकार शामिल हो, उनको हम क्या कहेंगे, अधिगम अक्षमताएं कहेंगे। दूसरी बात, एक शब्द और मैं आपको बता दे रहा हूं, पूछा तो नहीं गया है, शायद आपको डाउट हो, अधिगम असहायतापन। ये क्या होता है, इसको थोड़ा देख लो। अधिगम असहायतापन, ये अधिगम असहायतापन है। ये क्या है, ये अधिगम अक्षमता बिल्कुल नहीं है। अधिगम असहायतापन ये जो कॉन्सेप्ट है वो सेलिगमैन मायर ने दिया था। ये कॉन्सेप्ट सेलिगमैन व मायर ने दिया था। सेलिगमैन व मायर ने दिया था, मायर ने दिया। अब देखो, अधिगम असहायतापन क्या है कि ये जो सेलिगमैन व मायर है, इसने एक प्रयोग कुत्ते पर किया, और कुत्ते पर जो प्रयोग किया उसमें यह बताया गया कि व्यक्ति अगर सफल होने का बार बार प्रयास करता है और बार बार प्रयास करने पर व्यक्ति जब असफल हो जाता है, सफल नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति में किस प्रकार अपने आप को असहाय महसूस करता है। यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाया, अधिगम असहायतापन। ये अधिगम अक्षमता का भाग नहीं है, मिलता जुलता शब्द था, इसलिए मैंने बता दिया। आगे मैं अधिगम असमर्थता की बात करूं तो इसमें 2-3 बातें और ध्यान रखनी है जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। अधिगम अक्षमता, इसमें और क्या ध्यान रखना है और क्या क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। तो अधिगम अक्षमता में अगर मैं बात करूं तो इसकी प्रकृति क्या होती है। अगर मैं इसकी प्रकृति की बात करूं तो जहां से जो क्वेश्चन प्रकृति में पूछे गए हैं, 2-3 बातें आप ध्यान रखना, प्रकृति में कौन कौन सी बातें हो सकती हैं। पहली बात,
अधिगम असहायतापन या अधिगम अक्षमता, इसकी प्रकृति की बात करूं तो पहली बात इसमें ध्यान रखनी है, ये विकार आंतरिक विकार है। कैसा बताना है? आंतरिक विकार है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये कैसा विकार है? आंतरिक विकार है। दूसरी बात, ये इसका स्थायी स्वरूप होता है। कैसा स्वरूप होता है? स्थायी स्वरूप होता है। यानी कि जो स्थायी स्वरूप है, यानी जो अधिगम अक्षमता है, इनको हम तो अधिगम अक्षमता को हम कम तो कर सकते हैं, लेकिन इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। इसी का मतलब क्या है? ये स्थायी स्वरूप है। दूसरी बात अगर हम देखें, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। और क्या ध्यान रखना है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये एक जैविक समस्या है। ये कैसी समस्या है? जैविक समस्या है। कैसी समस्या बताओगे? जैविक समस्या है। दूसरी बात, ये मनोवैज्ञानिक समस्या है। दूसरी बात क्या है? ये मनोवैज्ञानिक, ये भी ध्यान रखना है। मनोवैज्ञानिक समस्या है, जैविक समस्या है, तंत्रिका तंत्र संबंधी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या है। इसका स्थायी स्वरूप होता है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। और ये कैसी समस्या है? एक आंतरिक विकार है। यानी बाह्य रूप में ये दिखाई नहीं देता। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, जब स्कूल में पढ़ने जाता है, उस समय इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। 99% इसके जो लक्षण होंगे वो दिखाई नहीं देते हैं, और जो 99% हैं वो वंशानुगत होते हैं, पहले से ही होते हैं। जबकि 10% हैं उनके अन्य कारण भी हो सकते हैं। और इनके कारण क्या होते हैं अधिगम अक्षमता के, उन कारणों की मैं बात कर रहा हूं। यहां से भी बहुत अच्छा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कारणों की बात करें, पहली बात, ये वंशानुगत हो सकता है। ये वंशानुगत हो सकता है, यानी कि वंशानुगत हो सकता है। और हो सकता है कि ये बाद में भी आया हुई है अधिगम अक्षमता। बाद में क्या कैसे आए? अगर मस्तिष्क में कहीं डिफॉल्ट आ गया, मस्तिष्क में डिफॉल्ट के कारण, मस्तिष्क में डिफॉल्ट के कारण हो सकता है। यानी कहीं चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी स्थिति में अधिगम अक्षमता आ सकती है। और इसका क्या कारण हो सकता है? वातावरणीय कारण भी हो सकता है। वातावरणीय कारण ये भी हो सकता है। और इसके बारे में, ये जो जन्म पूर्व की स्थिति है वो भी हो सकती है। जन्म पूर्व से भी हो सकता है। जन्म पूर्व से, ये जन्म पूर्व से क्या मतलब है कि अगर गर्भावस्था के समय माता कुछ उल्टा सीधा खा ले, जिसके कारण ये अधिगम अक्षमताएं आ सकती हैं। गर्भावस्था में भी अधिगम अक्षमताएं हो सकती हैं। इसी का मतलब है ये जन्म पूर्व से हो सकता है। अगर मैं इसके सामान्य लक्षणों की बात करूं तो लक्षण इसके देख लो, लक्षण क्या हो सकते हैं। तो लक्षण की अगर मैं बात करूं, लक्षण में आपको सामान्य सी बातें ध्यान रखनी है, कोई कठिन बात है नहीं। दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तैयार करना है, रटना बिल्कुल नहीं है। और क्या क्या बातें हो सकती हैं? एक तो मेमोरी कमजोर, मेमोरी कमजोर हो सकती है। दूसरी बात हमें यहां ध्यान रखनी है कि जो प्रत्यक्षीकरण कमजोर हो सकता है। प्रत्यक्षीकरण ये भी कैसा हो सकता है? कमजोर हो सकता है। और तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है? तीसरी बात में देखें, ये यानी कि अवधान कम होगा, अटेंशन कम होगा। अवधान कम, यानी अवधान कम का मतलब क्या है? अटेंशन का मतलब क्या है? यानी कि कहीं एक जगह ध्यान स्थिर ना कर पाना, अवधान में कमी हो सकती है। और क्या हो सकता है? ये भावात्मक रूप से अस्थिर होंगे। भावात्मक रूप से अस्थिर का मतलब भावात्मक रूप से, जरा सी बात पे हंसना, जरा सी बात पे रोना, ये भावात्मक रूप से अस्थिरता को दर्शाता है। इसके बाद ये उत्तेजनशील होते हैं,
उत्तेजनशील हो सकते हैं। अगर मैं छठी बात करूं, और क्या इनके लक्षण होंगे, इनकी उपलब्धि व योग्यता में अंतर होता है। उपलब्धि व योग्यता में अंतर, योग्यता में अंतर, यानी उपलब्धि और योग्यता में अंतर कैसे हो सकता है। अगर बच्चा जो स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने से पहले जो सामान्य बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, देखने में बिल्कुल सामान्य लग रहा है, वो बच्चा जब स्कूल में जाके पढ़ता है तो अपने अकॉर्डिंग ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता, या अपने अकॉर्डिंग जितना उसे सीखना चाहिए उतना स्कूल जाने पर नहीं सीख पाता। यही क्या है, उपलब्धि और योग्यता में अंतर है। जो उसकी योग्यता है उसके अनुसार सीखने में अगर कमी आती है तो ये लक्षण किसके होंगे, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के होंगे, जिनको सीखने में दिक्कत होगी, सीखने में परेशानी होगी। और सीखने में परेशानी जो 4 प्रकार की मैंने बताई थी उनकी मैं अभी बात कर रहा हूं। ये बच्चे कोई डिसीजन नहीं ले पाते, कोई निर्णय नहीं ले पाते, निर्णय नहीं ले पाते। एक बात और ध्यान रखनी है, सामान्य सी बातें हैं, कोई रटने वाली बात इसमें है नहीं। निर्णय नहीं ले पाएंगे और इनकी जो लीडरशिप है वो कमजोर होती है। लीडरशिप कैसी होगी, कमजोर होगी। लीडरशिप कैसी होती है, कमजोर होती है। इसके अलावा ये सामान्य लक्षणों की बात मैंने कर ली, प्रकृति की बात कर ली, कारण की बात कर ली। दूसरी बात और इसमें अगर मैं देखूं तो क्या क्या हो सकता है, देखो आगे अगर मैं इसमें बात करूं तो जो 4 विकृति हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं अभी, जिसमें क्षमताएं कितनी बताई थी, 4। इसमें पठन विकृति, लेखन विकृति, गणितीय विकृति और बोलने संबंधी विकृति। इसमें अगला नंबर देखूं मैं, चलो देखो पठन विकृति। पठन विकृति का मतलब इसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया शब्द का विग्रह क्या होगा, डिस प्लस लेक्सिया। इसका अर्थ क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्पीच, यानी पढ़ने में दिक्कत। ये डिफिकल्टी शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये डिसलेक्सिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो डिसलेक्सिया शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो रूडोल्फ वर्लिन द्वारा किया गया 1887 में क्या किया गया। और डिसलेक्सिया को रूडोल्फ वर्लिन ने शब्दांधता कहा था, शब्द अंधता कहा था। दूसरी बात, ये जो डिसलेक्सिया है ये इसका कारण क्या है, ये होती क्यों है, तो डिसलेक्सिया के अगर मैं कारण की बात करूं, डिसलेक्सिया का कारण, चलो इधर लिख दे रहा हूं। अगर मैं डिसलेक्सिया के कारण की बात करूं तो बाएं शंखपाली में क्षति के कारण, बाएं शंखपाली में क्षति के कारण, बाएं शंखपाली में क्षति के कारण कौन सा रोग होगा या कौन सी अक्षमता होगी, डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया के लक्षण क्या होंगे, बच्चा पढ़ नहीं पाता, पढ़ते पढ़ते रुक जाता है, धारा प्रवाह नहीं बोल पाता, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है, बालक ए को बी को डी पढ़ता है, डब्ल्यू को एम पढ़ता है, और अजमेर को अमजेर पढ़ता है, लकड़ी को लड़की पढ़ता है, सा को SAW, सा की बात करें, पूछा हुआ क्वेश्चन है, SAW सा को वाज पढ़ता है। तो ये पढ़ने संबंधी जो विकृति होगी, यानी कि डिफिकल्टी इन स्पीच, पढ़ने में पठन में जो क्षमता आएगी उसको हम क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया। और पठन संबंधी जो विकृति है ये 3 प्रकार की है। पहली प्रकार की आपको समझ में आ गई होगी, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, धारा प्रवाह नहीं बोल पाएगा, बोलते बोलते रुक जाएगा, वर्णमाला में अधिगम होगी, बी को डी पढ़ेगा, डब्ल्यू को एम पढ़ेगा, अजमेर को अमजेर पढ़ेगा, लड़की को लकड़ी पढ़ेगा या लकड़ी को लड़की पढ़ेगा। दूसरी बात, सा को बाज पढ़ता है। ये जो पठन विकृति है इसके लिए सबसे पहले एक जो टेस्ट बना, वो टेस्ट किसने बनाया, एलेना बार्डो द्वारा। कब बना, 1973 में। ये जो टेस्ट बनाया, ये टेस्ट आज तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन पूछ लिया जाए इसके लिए आप थोड़ा ध्यान रख लो। ऐसा ही टेस्ट भारत में बना है, और भारत में जो टेस्ट बना उस टेस्ट का नाम क्या है, डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट। विश्व में सबसे पहले जो टेस्ट बना वो कौन सा टेस्ट है, बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न।
इतनी बात ध्यान रखनी है। अगर मैं डिसलेक्सिया के बाद अगली बात करूं तो दूसरी है हमारी एलेक्सिया। एलेक्सिया में कुछ ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल डिसलेक्सिया ध्यान से पढ़ना है, बाकी ये पूछे नहीं गए हैं, पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मैटर कम दो तो फिर आप कहोगे कि कम पढ़ाया, कम दिया, लेकिन आपको पढ़ना वही है जो ज्यादातर पूछा गया है, ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, या अब तक जहां से क्वेश्चन पूछे गए। फिर भी इनकी बात कर लेते हैं। जैसे एलेक्सिया की बात करूं तो पढ़ने व सीखने की शक्ति का इसमें लुप्त हो जाना। यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया, सीखने की योग्यता क्या कहलाती है, तो आंसर अपना क्या होगा, एलेक्सिया। इसके बाद हाइपरलेक्सिया क्या होता है, हाइपरलेक्सिया इसमें क्या होगा, वाक्य और शब्दों को बालक समझ नहीं पाता है और इस पे जो बोर्ड पे लिखे हुए जो अक्षर हैं वो कभी बहुत छोटे और कभी बहुत बड़े दिखाई देते हैं। अगली अगर हम बात करें तो इसमें लेखन संबंधी विकृति है, और लेखन संबंधी विकृति को किस नाम से जाना जाता है, डिस्ग्राफिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि लेखन से संबंधित जितने भी दोष होंगे सबके सब किस में आएंगे, डिस्ग्राफिया में आएंगे। लेखन संबंधी जितने भी दोष हों वो सब किस में आ जाएंगे, डिस्ग्राफिया में आ जाएंगे। ये जो लेखन संबंधी विकृति है ये भी 3 प्रकार की है। कौन कौन सी देख लेते हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, डिस्ग्राफिया। चलो देखते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इसमें लेखन संबंधी सभी विकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लिखते लिखते यानी कि लिखते समय बोलना जिसमें दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, ये भी एक विकृति है, ये भी एक अक्षमता है। दूसरा, भारत को भात लिखना, कमल को कल लिखना, झुककर लिखना, पेंसिल पकड़ने में कठिनाई होना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, लेखन संबंधी विकृति के अंतर्गत आएगा। दूसरा अगर हम देखें अग्रेफिया। अग्रेफिया क्या होता है, इसमें बालक लिखते समय आंखों व हाथों के बीच समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है। यानी जब बालक लिखता है तो आंखों और हाथों के बीच समन्वय स्थापित ना कर पाना, इसमें करता क्या है बालक, अक्षर के ऊपर अक्षर लिख देता है, लाइन के ऊपर लाइन खींच देता है, ये क्या कहलाएगा, अग्रेफिया। इसके अलावा इसका सी पॉइंट बात करें, डिस्प्रैक्सिया या अप्रेक्सिया। इसमें लेखन संबंधी विकृति तो होती है लेकिन मुख्य विकृति किसकी आती है, इसमें मुख्यतः क्या होता है, चित्रांकन। यानी कि बालक चित्र नहीं बना पाता, चित्र नहीं बना पाता। इससे संबंधित कौन सी है, डिस्प्रैक्सिया। मुख्य विकृति क्या है, इसमें बालक चित्र नहीं बना पाता, चित्रांकन नहीं कर पाता। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। अगर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, पूछा नहीं गया अभी, केवल नया शब्द है आया हुआ है तो इसको मैंने लिख दिया क्योंकि लेखन विकृति चल रही है। अगर आपसे पूछा जाए ऑसिम्बोलिया, इसका संबंध किससे है, तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, लेखन विकृति से, इसके अलावा ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। आगे अगर मैं देखूं गणितीय संबंधी विकृति, इसे किस नाम से और जानते हैं, न्यूमलेक्सिया। आज तक पूछा तो नहीं गया, फिर भी ध्यान रखना है किस नाम से जानते हैं, न्यूमलेक्सिया। और गणितीय विकृति को हम क्या कहते हैं, डिस्कैल्कुलिया। अब ये गणितीय संबंधी विकृति है, इसमें गणित से संबंधित जितने भी विकार हों, चाहे लिखना संबंधी हो, चाहे बोलना संबंधी हो, या चिन्हों को ना समझ पाना हो, या दिशाओं का ज्ञान ना हो, अगर कोई व्यक्ति टाइम टेबल नहीं बना पाता है तो उसमें भी कौन सा दोष होगा, गणितीय दोष यानी डिस्कैल्कुलिया होगा। जिसमें अगर मैं देखूं लक्षण में दिशा का ज्ञान कमजोर होना, जैसे आपसे कहा कि उनके घर आप जाओ, बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना, फिर सीधे चले जाना, फिर बाएं मुड़ना। अगर 2-3 बार किसी बालक को बता दिया जाए तो अगर उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या बता दिया, कहां कहां जाए, तो ये कौन सी विकृति हो जाएगी, गणितीय विकृति हो जाएगी, जिसको क्या कहेंगे, डिस्कैल्कुलिया। इसमें बालक क्या क्या करता है, दिशाओं का ज्ञान नहीं हो पाता, गणितीय चिन्हों को नहीं समझ पाता, टाइम टेबल नहीं बना पाता। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये भी 3 प्रकार का है, और 3 प्रकार कौन से हैं, 3 प्रकार में अगर मैं देखूं तो देखो, लेक्सिकल कैलकुलिया। ये लेक्सिकल कैलकुलिया क्या है, इसमें बालक गणितीय संक्रियाओं को नहीं समझ पाता है, गणितीय संक्रियाओं को पढ़ने व समझने में दिक्कत आती है। कौन सा कहलाएगा, लेक्सिकल कैलकुलिया। अगर मैं ग्राफिकल कैलकुलिया की बात करूं तो इसमें गणितीय संक्रियाओं को लिखने में, ग्राफिकल का मतलब किससे है, लिखने से, लेक्सिकल का मतलब किससे है, समझने से, वर्बल कैलकुलिया का मतलब कितने से, बोलने से। सीधा सीधा ध्यान रखना है,
इसका मतलब समझने से, इसका मतलब लिखने से, इसका मतलब बोलने से। यानी कि गणितीय मानों को बालक बोल नहीं पाता, गणितीय डिजिटों को, अंकों को, संख्याओं को नहीं बोल पाता, तो कौन सा होगा? वर्बल कैलकुलिया। ग्राफिकल की बात करूं, गणितीय संक्रियाएं, चिन्हों को, संख्याओं को बालक लिख नहीं पाता, तो ग्राफिकल हो जाएगा। अगर उनको समझ नहीं पाता तो क्या हो जाएगा? लेक्सिकल हो जाएगा। आगे अगर मैं देखूं चौथी, भाषा विकृति। भाषा विकृति से क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसमें मुख्य रूप से डिस्फेजिया को ध्यान रखना है। डिस्फेजिया का मतलब इसमें पूर्ण या आंशिक रूप से विचारों की अभिव्यक्ति न कर पाना क्या कहलाएगा? डिस्फेजिया। चौथा कौन सा बताया मैंने, कौन सा लिखा है? भाषा विकृति या संचार विकृति। इसमें बालक अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता, दूसरे के विचारों को समझ नहीं पाता। जैसे किसी बालक से आके कहा जाए कि 2 मिनट के लिए आप यहाँ आके अपने बारे में बताइए, तो उससे पहले बालक कांपने लगता है, हड़बड़ाने लगता है, डरने लगता है। कौन सा रोग होगा? भाषा विकृति। जो क्लास के अंदर अध्यापक बता रहे हैं उनको बालक ठीक से नहीं समझ पा रहा है, कौन सा होगा? भाषा विकृति। यानी कि ना तो दूसरे की बात को समझ पाना, ना अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाना, भाषा संबंधी होगा। कौन सा होगा? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या है? इसमें पूर्ण या आंशिक रूप से विचारों की अभिव्यक्ति न कर पाना। और अफेजिया का मतलब क्या है? इसमें क्या है कि मौखिक भाषा को ना तो बच्चा समझ पाता है और ना ही बच्चा अभिव्यक्त कर पाता है। आगे हम इसके क्वेश्चन और देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल इसके क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।